तो हेलो गाइस, कैसे आप सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। ये जो वीडियो है ये 11th क्लास की है। जो स्टैट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए है, यानी जो इनके पास संख्याकी की जो बुक है हिंदी मीडियम में, उनके लिए ये जो है रिविजनरी जो है आपके सामने मैं लाया हूँ। तो खैर, क्योंकि कहना था कि भाई सिर्फ 12th के लिए ही वीडियो क्यों बनाएं, 11th भी है और ओबियसली आपको इस पे सारे सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना 11th वालों की भी जो है एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उनके लिए भी क्यों ना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मैंने जो है 11th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं खासकर ये वीडियो लाया हूँ। और उनकी भी सीरीज़ चलती रहेगी, जितने उनके चैप्टर जो है फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं उन्हीं के हिसाब से मैं उनसे सिर्फ एमसीक्यू से रिलेटेड वन लाइनर में ही मैं जो है डिस्कस करना है, ताकि अगर उन्होंने कहीं भी पढ़ा हो, ठीक है, कहीं भी पढ़ा हो तो ओबियसली वो उसमें कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि अगर आपको मुझसे पढ़ना है, ऑनलाइन क्लास लेनी है, तो ओबियसली आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो आंकड़ों का संकलन यानी कलेक्शन ऑफ डेटा, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई भी, ये क्या लिखा है, एक सिंपल सी बात करें कि ये सांख्यिकी अनुसंधान के लिए प्रथम व सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है या रूप है कह सकते हैं। क्योंकि जब तक आप किसी भी संख्या को अगर आप एनालाइज करेंगे तो सबसे पहले आपका काम होगा आंकड़ों को कलेक्ट करना, ठीक है ना। तो वही चीज़ इसमें कह रहा है कि ये किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है ये पहला स्टेप होता है कि सबसे पहले हमें डेटा कलेक्ट करने हैं। अब ये डेटा कहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं, ये दो मेथड होते हैं। एक होता है इंटरनल डेटा, यानी वो आंकड़े जो संगठन के आंतरिक अभिलेख से प्राप्त किए जाते हैं, यानी जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गमन विभाग द्वारा नोटों को छापने के लिए आंकड़ों के पास मुद्रा की मात्रा आदि रिजर्व के ये आंतरिक आंकड़े होते हैं, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट के अंदर के स्रोत होते हैं जहाँ से हमें ये डेटा प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपके एक होता है बाह्य आंकड़े यानी एक्सटर्नल डेटा, यानी ये वह आंकड़े होते हैं जिनका संकलन संस्थाओं तथा अन्य स्रोतों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर एक बात मुझे प्रॉपर क्लियर हो चुकी है कि अगर आंतरिक आंकड़े हैं यानी इंटरनल डेटा है, तो समझ लेना वो गवर्नमेंट के थ्रू या गवर्नमेंट की किसी एजेंसी के थ्रू जो है वो पब्लिश की जाती है या वो बताई जाती है। वो या तो बताएंगे भी नहीं, सिंपल सी बात है। अगर इम्पॉर्टेंट होगी तो ओबियसली तो वो आपसे नहीं शेयर करेंगे, और अगर कुछ चीज़ें जो पब्लिक को जाननी चाहिए तो वो डेटा जो है पब्लिश कर सकते हैं। तो आंकड़े जो इसमें डायग्राम भी अगर आप देखो, ड्राइंग जो बनी पड़ी है कि आंकड़ों को दो भागों में बांटा है, एक आंतरिक आंकड़े हैं और एक बाह्य आंकड़े हैं। आंतरिक आंकड़े वह आंकड़े होते हैं जो सरकार के द्वारा या सरकार जो है हमें आंकड़े प्रस्तुति या सरकार के द्वारा हमें आंकड़ों का पता चलता है, और वो आंकड़े जो हमें किसी संस्था या किसी अन्य स्रोतों से जो पता चलता है उसको बाह्य आंकड़े कहते हैं। अब ये आंकड़े ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमें पूरा का पूरा बाह्य आंकड़े पे ही इतना ध्यान देना है, यानी एक्सटर्नल डेटा पे ही हमें ध्यान देना है। और आपके सिलेबस में यही वाला जो है आपके पॉइंट ऑफ व्यू में था, इसलिए मैंने इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जो हमें ध्यान देना है वो इन्हीं पे ध्यान देना है कि बाह्य आंकड़े जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक प्राथमिक आंकड़े और एक द्वितीय आंकड़े। तो ये लिखा है आंकड़ों के प्रकार। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ लेगा कि इनमें से आंकड़ों के कौन से प्रकार हैं, तो प्राथमिक भी है और द्वितीय, दोनों हैं। ये नहीं सिर्फ प्राथमिक है या सिर्फ द्वितीय है, नहीं, ये दोनों ही शामिल हैं। तो अब पूछेगा प्राथमिक आंकड़े क्या, ये आपको एक स्टेटमेंट दे देगा तो और नीचे लिखेगा इसे क्या कहते हैं, तो आपको स्टेटमेंट के आधार पे आपको जो है जवाब देना होगा। तो अगर मैं बात करूँ प्राथमिक आंकड़े, तो ये मौलिक उद्देश्यों के अनुकूल होते हैं, इनका प्रयोग में सतर्कता की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये मौलिक आंकड़े होते हैं। पहली चीज़ अगर आपसे पूछे प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े में, ये एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि इन दोनों में से मौलिक आंकड़े क्या होते हैं। मौलिक मतलब एक तरीके से कह सकते हैं मौलिक हो, ओरल हो, ठीक है ना, ओरिजिनल हो,
ये सारा इसी में ही आ जाता है। तो एक प्राथमिक आंकड़े होते क्या हैं, तो एक सिंपल सा टर्म है कि जब प्राथमिक आंकड़े का मतलब है जब अनुसंधान करता है, यानी जब इन्वेस्टिगेटर फेस टू फेस लोगों के पास जाके उनसे आंकड़ों को एकत्रित करता है, उसी को हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम जनगणना जैसे टाइप का हो, ठीक है ना, सेंसस वगैरह के लिए जब हम डेटा कलेक्ट करने जाते हैं लोगों के घर घर, तो जो लोगों के घर घर जाके उनसे उनके बारे में पूरी डिटेल का पता लगाना, यही आपके प्राथमिक आंकड़े होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे बोले कि प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं और जो आपकी बुक में लिखा है, हालांकि यहाँ पे हिंदी बहुत ज़्यादा शुद्ध है, तो आप अपनी बुक में लिखो, देखा हो कि एक सिंपल सी मीनिंग में लिखा है कि प्राथमिक आंकड़े वह आंकड़े होते हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और ये मौलिक होते हैं। ठीक है ना, ये दो बात पे आपने ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें द्वितीय आंकड़े, तो द्वितीय आंकड़े कौन से होते हैं, यानी सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं, यानी ये मौलिक नहीं होते और ये अन्य उद्देश्यों को लेकर संकलित किए जाते हैं, यानी इनका प्रयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। और कहते हैं कि जो द्वितीय आंकड़े होते हैं वो प्राथमिक आंकड़ों में से ही निकाल कर उनका अध्ययन किया जाता है किसी अन्य उद्देश्य के लिए। ठीक है, तो द्वितीय आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो प्राथमिक आंकड़ों में संशोधन करके, यानी उनमें से जो इम्पोर्टेंट है या जो आपके उद्देश्य के अनुसार है उसमें से डेटा निकाल कर उस पर स्टडी करते हैं, यानी उस पर अध्ययन करते हैं, वो द्वितीय आंकड़े होते हैं। ठीक है, यानी मैंने जो है सपोज़ करो मैंने जनगणना के रिगार्डिंग मैंने जो है डाटा कलेक्ट करके अपने लैपटॉप या पीसी वगैरह में रख दिया, तो अगर कोई इंसान आता है कहता है कि भाई मुझे जो है उन व्यक्ति का अध्ययन करना है जिनकी सैलरी 15,000 से कम की है, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने जनसंख्या के टाइम मैंने उनसे ये भी पूछा था कि आपकी सैलरी कितनी है, तो उस हिसाब से जो है मैं लोगों, यानी जिसके रिगार्डिंग आपका जो उद्देश्य है कि मुझे उन लोगों का पता लगाना है जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा 15 से कम है, तो फिर मैं क्या करूँगा, आप सबको यानी उन लोगों को जिनको ये स्टडी करनी है तो उनको मैं ये आंकड़े प्रोवाइड करा दूँगा। तो उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है, क्यों, क्योंकि उनको फिर दोबारा से डाटा कलेक्ट करने लोगों के घर घर जाने की ज़रूरत नहीं होती, लैपटॉप में पड़ा है वहाँ से बस कॉपी पेस्ट करना है और उनके पास डाटा आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये होता है आपका सेकेंडरी डेटा। आगे कह रहा है कि प्राथमिक आंकड़े की कौन कौन सी विधि होती है, तो प्राथमिक आंकड़े की जो विधि होती है आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि इनमें से कौन से प्राथमिक आंकड़ों की विधियां हैं। तो प्राथमिक आंकड़ों की जो विधि है, सबसे पहला आपका आता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप सीधा लोगों के पास जाके उनसे सवाल जवाब करके उनसे आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, उनको कहते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधानी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब ये इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट का मतलब एक तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि अब ओरल इन्वेस्टिगेशन है, तो ओरल इन्वेस्टिगेशन में तो आप ये समझ रहे हो कि भाई आपको कोई रिटर्न में नहीं होगा, आपसे कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे। और अप्रत्यक्ष तो आप समझ लो कि आपसे ना पूछ के आपके किसी फैमिली से पूछ रहे हैं या आपके किसी पड़ोस से पूछ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपके इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होता है। और दूसरा इनमें वो भी आ जाता है, जैसे सपोज़ करो आपने फ़ोन पे ही आप अपने किसी फैमिली को फ़ोन किया और उससे आपने उसके बारे में डाटा कलेक्ट किया, तो ये भी आपका अप्रत्यक्ष मौलिक अनुसंधान आता है। और इनको कहाँ शामिल किया जाता है, प्राथमिक आंकड़ों में शामिल किया जाता है। संवाददाताओं द्वारा सूचना, तो यानी जो संवाददाता होते हैं, आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में, वो भी आपको कुछ ना कुछ डेटा प्रोवाइड कराते हैं, तो वो भी प्राथमिक आंकड़े, क्योंकि उन्होंने भी इनकी जो है कहीं ना कहीं से उनको वो चीज़ें प्राप्त हुई है और इसीलिए वो लोगों को बता रहे हैं। डाक द्वारा या प्रश्नावली द्वारा क्या होता है कि कुछ लोग बिज़ी रहते हैं, तो अब उनको तो बार बार हम, जैसे सपोज़ करो उनके घर पे गए, ताला लगा है और जब हम गए कह रहे हैं कि भाई साहब हम जॉब पे हूँ, जो है अब आप कल आना परसों आना, तो ऐसा अगर चलता रहेगा तो उससे जो है हमें आंकड़े एकत्रित नहीं हो पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक प्रश्न का एक सीरीज़ बना लेते हैं कि हमें क्या क्या प्रश्न पूछना है और उसको जो है डाक द्वारा मेल कर देते हैं। अब वो ये तो पुरानी विधि हो गई, अब हम क्या करते हैं डायरेक्ट ईमेल कर देते हैं, ईमेल भी तो इसी का ही एक पार्ट है। तो डाक द्वारा हम प्रश्नावली जो है उसको लेटर पोस्ट कर देते हैं और ये जब उसके घर जाता है और घर जाके सीधी सी बात है
वहाँ पर, तो उस एड्रेस पे जब जाता है तो जब उस व्यक्ति को मिलता है जिसके बारे में हमें डाटा कलेक्ट करना है, तो उसको आसानी से जो प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब देके और वो उसे फिर दोबारा मेल कर देता है या उसको दोबारा पोस्ट कर देता है ताकि वो फिर हमारे पास आ सके। तो इसका मतलब ये है, ये भी एक इस तरीके से भी हम आंकड़ों को एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन ये जो आंकड़े एकत्रित करने का काम है ये प्राथमिक आंकड़ों के अंदर आता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी था। ये प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत हैं जिनसे हमें आंकड़ा, अब प्राथमिक आ गया तो द्वितीय को हम क्यों छोड़ सकते हैं कि ये भी भाई इम्पोर्टेंट है और इसको भी हमें समझना ज़रूरी है। जो आपके द्वितीयक आंकड़े के स्रोत हैं जिसे हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं, तो हमारे पास सेकेंडरी डेटा 2 टाइप्स में हो सकता है, एक तो पब्लिश सोर्स और एक अपब्लिश सोर्स, यानी प्रकाशित और अप्रकाशित। तो जो आपका पब्लिश सोर्स होता है यानी ये वो होता है जो सरकार के द्वारा या सेमी गवर्नमेंट या किसी निजी द्वारा या कोई एनजीओज़ वगैरह जो है डाटा जो है प्रोवाइड कराते हैं, उन्हीं में शामिल किया जाता है। तो जैसे प्रकाशित स्रोत जिसमें आता है सरकारी प्रकाशन, यानी गवर्नमेंट भी इसको पब्लिकेशन करते ताकि लोगों को जानने में है कि एक्चुअली में काम क्या चल रहा है, सरकार क्या काम कर रही है, उसके रिगार्डिंग डेटा प्रोवाइड करा देना। एक होता है अर्ध सरकारी प्रकाशन, यानी कुछ भाग इसमें सरकार का हिस्सा होता है और कुछ इसमें जो है सेमी गवर्नमेंट, यानी एक तरह से एनजीओ और गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो है डाटा को एकत्रित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल में अगर आपने देखा होगा जैसे आपका यूएनओ है या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब चीज़ जो है डाटा अलग अलग कंट्री के आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो जब आप यूएनओ का देखोगे तो यूएनओ में बहुत से ऐसी संस्थाएं हैं जो आपको डेटा प्रोवाइड कराती है। तो यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ठीक है ना। तो अगला है आपका निजी प्रकाशन। निजी प्रकाशन क्या होता है, यानी प्राइवेट पब्लिकेशन, यानी कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डेटा को कलेक्ट करती है और सीधी सी बात है वो अपनी साइट पे अपलोड कर देती है या किसी को चाहिए होता है उसके रिगार्डिंग तो वो डेटा दे देती है। तो ये जो हो जाते हैं निजी प्रकाशन के अंतर्गत आता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रिसर्च पब्लिकेशन होते हैं। रिसर्च पब्लिकेशन यानी शोध प्रकाशन, यानी जब हम किसी चीज़ पे हमें रिसर्च करनी होती है तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमें डेटा को पता होना चाहिए कि उसके रिगार्डिंग क्या डेटा है, तो फिर हम उसी पे हम जो है अपना काम शुरू करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके द्वितीय आंकड़े के स्रोत थे और ये तो थे आपके प्राथमिक आंकड़े के स्रोत थे जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो आगे कुछ पॉइंट्स हैं कि ये क्या होते हैं, ये क्या होता है। अगर मैं बात करूँ अनुसंधान करता है, यानी वो व्यक्ति जो लोगों के घर घर जाके आंकड़ों को एकत्रित करता है उसको हम अनुसंधान करता कहते हैं। तो कह रहा है अनुसंधान करने वाले व्यक्ति को, अनुसंधान की इंग्लिश होती है इन्वेस्टिगेशन, यानी वो व्यक्ति जो इन्वेस्टिगेशन करता है। यानी सीधी सी बात है अगर मेरे घर पे जाके कुछ पूछताछ कर रहा है तो इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट होता है ना। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में इन्वेस्टिगेशन वगैरह किस टाइप का होता है। ओके, तो वैसे देखा जाए मेथड ऑफ कलेक्शन डेटा को 2 भागों में एक तरह से बांटा है। जनगणना विधि यानी जिसको हम कहते हैं सेंसस मेथड इंग्लिश में, और प्रतिचयन विधि जिसको हम बोलते हैं सैंपल मेथड। तो इन दोनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। अच्छा, आपको अगर सेंसस मेथड के बारे में पता हो तो ये आपको पता ही है कि हमारे इंडिया में हर 10 साल बाद जो है जनगणना विधि का इस्तेमाल करके जनगणना की या जनसंख्या के बारे में पता लगाया जाता है। और ये हर साल यानी हर 10 साल में, नॉट 1 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, ठीक है ना, 10 साल के बाद ही जो है इसकी गणना की जाती है और इसमें पता लगाया जाता है कि हमारी कंट्री की क्या पॉपुलेशन है। तो जब हम आपसे पूछे कि जब हमें पॉपुलेशन के रिगार्डिंग अगर मेथड का इस्तेमाल करना पड़े तो हम कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे, तो हम सेंसस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी जनगणना विधि से ही हम जो है जनसंख्या के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके सामने लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार पढ़ सकते हो। फिर आप अगर आपको ना समझ में आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद तो जैसा कि आपको पता है कि परिचयन विधि होता क्या है। तो प्रतिचयन विधि मतलब ये होता है कि हम जब कोई चीज़ एक जैसी होती है तो उसमें से हम जो है
एक डेटा को निकाल कर उसके बारे में अध्ययन करते हैं और उसी के बिहाफ पे हम सारे जो उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उसके बारे में हम डिसीजन देते हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ करो हम कहते हैं ना कि हमारे जैसे हमने चावल बनाते हैं तो ऑब्वियसली सारे चावल के दाने एक जैसे होते हैं, और जब हम उसे कुकर या किसी चीज़ में हम पकाते हैं तो उसमें से हम एक दाना चेक करते हैं, और चेक करने के बाद अगर वो प्रॉपरली अगर पका हुआ एक दाना तो हम मान लेते हैं कि उसमें जितने भी चावल हैं वो सारे पक गए हैं। तो ये हमने कैसे निकाला, तो ये सैंपल के हिसाब से निकाला कि हम उनमें से क्या करते हैं, जब कोई चीज़ हमारे पास एक समान हो। देखो ये सैंपल मेथड वहीं पर ही अप्लाई हो सकता है, वहीं पर ही इसका इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर हमारे पास एक जैसे ही लोग हों। ठीक है ना, तभी हम उसमें से एक को निकाल कर उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। अगर आंकड़े असमान है, अगर आपके पास डेटा जो है असमान है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो है हम सैंपल मेथड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है। अगर आप यहाँ देखो लिखा है जनगणना विधि तथा प्रचलन विधि में तुलना। अगर सिंपल सी बात करें, जनगणना में स्पष्टी की प्रत्येक इकाई के संबंध में व्यापक सूचना प्राप्त की। सीधी सी बात है, जनगणना टाइम जनगणना करते समय हमें बहुत से जो है ना सूचना प्राप्त हो सकते हैं कि भाई कितने मेंबर है घर में, कितने लोग कमाने वाले हैं, कितने कमाने वाले नहीं हैं, कौन पढ़ा लिखा है, कौन पढ़ा लिखा नहीं, इतने सारे डेटा वहाँ पे का। लेकिन जब हम बात करते हैं आपका इसमें तो इसमें आगे लिखा है कि परंतु निदर्शन में केवल, यानी वही आपका सैंपल मेथड की बात कर रहा है, तो सैंपल मेथड का दूसरा नाम भी है निदर्शन या प्रतिचयन भी इसको समझ लो, क्योंकि प्रतिचयन में केवल प्रतिनिधि मदों की तुलना। प्रतिनिधि का मतलब अगर मैं से उसमें से एक को निकाल लिया तो उस वही उन पूरे ग्रुप का प्रतिनिधित्व करेगा, कि अगर उसके बारे में अगर हमने अध्ययन कर लिया तो उसी के बिहाफ पे हम सबों का डिसीजन दे सकते हैं। तो ये इसके पार्ट्स होते हैं जिनमें इसमें कह रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें और जैसा कि आपको पता है कि जो जनगणना विधि होती है वो विश्वसनीय होती है, क्योंकि हमने उसी से कलेक्ट किया है जिसके बारे में हमें पता करना था, तो इसलिए ये विश्वसनीय है, हम इस पे विश्वास कर सकते हैं। लेकिन जो आपका प्रतिचयन विधि है, ये परिणामों में विश्वसनीयता का अभाव रहता है। अगर सपोज़ करो, क्या ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपका 100% रिज़ल्ट हो सैम्पलिंग में। आपने कोई डेटा उठाया, क्या पता उसका अलग आपका स्थिति निकल के आया और बाकी सब में देखा तो अलग है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विश्वसनीयता जो है वो कम हो जाती है, ठीक है ना, इस पर विश्वास करना थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन लोग इसमें इसका भी यानी सैंपल मेथड का भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, क्योंकि क्या होता है जब आपके पास कोई भी चीज़ ज़्यादा है और एक जैसा है तो आप सबों का स्टडी करने लग जाओगे, तो फिर आप उसका टाइम भी जाएगा, समय तो जा ही रहा है, पैसा भी लगेगा। तो इन सब चीज़ों से हम क्या करते हैं कि 3-4 लोगों को निकाल लेते हैं, फिर अब उस पर स्टडी करते हैं, क्योंकि वो उन सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें कह रहा है अगला 16 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि आदर्श प्रश्नावली की क्या विशेषताएं होती है, यानी जब आप एक प्रश्नावली बनाते हैं तो उसकी क्या विशेषताएं होती है। तो प्रश्नावली की उचित संख्या होनी चाहिए, यानी जब आप प्रश्न पूछ रहे हो तो ये होना चाहिए कि आप पहले क्या प्रश्न पूछेंगे उसके बाद क्या। जैसे सपोज़ करो मैं पहले ये पूछ लूँ उससे कि भाई हाँ तुम्हारे बच्चे हैं, और उससे पहले मैंने ये पूछा ही नहीं कि तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई है, क्योंकि सीधी सी बात है पहले मुझे उससे ये पूछना होगा कि आपकी शादी हुई है नहीं हुई है। अगर शादी हुई है तभी तो फिर मैं पूछ सकता हूँ कि बच्चे हुए कि नहीं हुए। जब शादी नहीं हुई है और मैं पूछ लूँ हाँ भैया बताओ कितने बच्चे हैं, तो फिर वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा और मार के भगाएंगे वो अलग। तो इसलिए कहा जाता है कि पहले आप ये पूछो कि आपको प्रश्न पहले क्या पूछना है, फिर उसके बाद क्या पूछना है, फिर उसके बाद क्या पूछना है। ठीक है ना, हर चीज़ का एक उचित संख्या होनी चाहिए। प्रश्न जो है वो सरल होना चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, प्रश्नों का संक्षिप्त होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और प्रश्नों का सम्मानजनक हो, ऐसा कोई प्रश्न आप उनसे ना पूछे जो सामने वाले को ठेस पहुंचाए। ठीक है, पर्सनली क्वेश्चन हम नहीं पूछ सकते इतना। उत्तर के लिए प्रोत्साहन देना, ठीक है, उनको हम पूरी बात बताएंगे कि हम आपके डेटा को इधर उधर कहीं लीक नहीं करेंगे, आपका डेटा सुरक्षित है, हमारे पास है, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम उन्हें बताएंगे। उसके बाद आपका
उसके बाद प्रश्नों के उत्तर की सत्यता की जांच करने में व्यवस्था होना, यानी आप जो है सवालों को अच्छे तरीके से जांच कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए। तो इनमें से आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आदर्श प्रश्नावली की क्या विशेषताएं होती हैं, तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद कह रहा है आंकड़े एकत्रित करने की विधि क्या होती है। भाई अगर आंकड़ों को एकत्रित किया जाए तो कौन कौन सी विधि होती है, हालांकि हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, बाह्य विधि और उसमें प्राथमिक आंकड़े, द्वितीय आंकड़े। अब यहाँ पर है आंकड़े एकत्रित करने की विधियाँ। तो एक होता है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरा होता है डाक विधि द्वारा सूचना एकत्रित करना, टेलीफोन के द्वारा, ऑनलाइन भी हो सकता है, और संक्षिप्त संदेश सेवा यानी SMS, ठीक है। तो ये भी आपका ये मेथड हो, इसको मेरे को इतना ज़्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। साक्षात इंटरव्यू का मतलब है आप उसके प्रत्यक्ष, यानी आप उनके पास जाके उनसे सवाल जवाब कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो आपका साक्षात्कार आ जाएगा, यानी पर्सनल इंटरव्यू में आ जाएगा, ठीक है, साक्षात्कार, ठीक है। ओके, नाउ प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। डाक विधि द्वारा, जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको, टेलीफोन पे हम जो है डायरेक्ट पूछ सकते हैं, उनसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और अब ये है आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार के लाभ, यानी ये जब हम किसी से पर्सनली इंटरव्यू कोई लेते हैं तो उनमें कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ हानियाँ भी हैं उनकी। खैर पहले हम इसके लाभ की बात कर लेते हैं। लाभ क्या कह रहा है, लाभ कह रहा है व्यक्तिगत के संपर्क, यानी व्यक्तिगत संपर्क के कारण उत्तरदाता या सर्वेक्षण के बीच गलतफहमी से बचा जा सकता है। बिल्कुल, अगर आप जो भी पूछ रहे हैं आप डायरेक्ट उन्हीं से पूछें और फेस टू फेस पूछ रहे हैं तो इसमें कोई गलतफहमी की तो गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ हानि में देखें तो ये काफ़ी खर्चीला है, और एक को बुला के उनको कॉफ़ी पिलाना, चाय पिलाना, ये सारी चीज़ चलती रहती है। दूसरा, अगर लाभ की तरफ बात करें कि प्रत्येक प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाँ, आपसे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, आप उसका जवाब देंगे, आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ लिखा है उत्तर देने वाले को प्रभावित करने की संभावना। सीधी सी बात है, आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे तो वो तो प्रभावित होगा ही ना, उसका दिमाग कहीं ना कहीं तो हिल जाएगा। उसके बाद संपूरक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। संपूरक मतलब वही पूरी डिटेल आप जो है कलेक्ट कर सकते हैं उससे, जो भी उसे आता है। और इसमें कह रहा है प्रशिक्षित साक्षात्कार कर्ताओं की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, इंटरव्यू लेने वाला वही इंसान हो सकता है जिसको उसके बारे में आता हो। आता चले किसी को भी इंटरव्यूअर बना देंगे तो वो तो बात नहीं बनेगी ना। तो ये है आपके पास हर एक के। अब डाक विधि के भी कुछ लाभ और हानियाँ दिए हुए हैं वन बाय वन। अगर हम इसमें देखें कि सबसे कम वह लगता है इसमें, क्योंकि आपको डाक भेजते हैं डाक विधि द्वारा, लेकिन हानियाँ ये है कि सिर्फ इसे निरक्षर व्यक्ति, यानी जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उन्हीं के लिए उपयुक्त है। जो ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे नहीं, उनके लिए ये नहीं उपयुक्त होगा, क्योंकि फिर उनको कैसे उनको जवाब देंगे और किस तरीके से उसका देंगे। तो आपको पता है ना, कोई कोई इंडिया में आज भी ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी पढ़ना, ठीक है ना, बोलना भी कम आता है, तो उन सब लोगों के लिए परेशानी हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद दूरस्थ स्थानों पर पहुंचने की एक विधि है। इससे ये एक फ़ायदा हो जाएगा कि आप कहीं भी किसी भी जगह हो, आपसे अगर मुझे कोई डेटा लेना है मैं आपको मेल कर दूंगा, वो आपके पास आ जाएगा। तो यानी ये कहीं से भी, कहाँ पे भी आप रहो, दिल्ली या किसी भी जगह इंडिया के किसी भी कोने में रहो, आपके पास डाक आ जाएगा और आप उसका जवाब दे सकते हो। तो दूसरी तरफ इसकी हानि लिखी है कि उत्तर पाने के लिए काफ़ी समय लगाना पड़ता है, क्योंकि आप फिर पोस्ट करोगे पता है कब पहुंचेगा, ये सारी प्रति। तो आप ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा। और ये एक वन लाइनर के ही हैं सारे, इसलिए आपको इतना ज़्यादा कोई वो उठाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, टेलीफोन द्वारा साक्षरता दें, यानी तुलनात्मक रूप से कम लग रहा है, खर्चा तो कम ही आता है, लेकिन ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग सीमित है, ठीक है। और दूसरा है उत्तर प्राप्त करने की तुलनात्मक ऊंची दर होती है, ठीक है ना, यानी उत्तर प्राप्त करने की तुलनात्मक ऊंची दर होती है, क्योंकि आपको नहीं पता ना, सीधी सी बात है। आप चाहो तो आप सीधी सी बात है, फ़ोन पे आप जितने घंटे कितने भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम हानि की तरफ जाएंगे, प्रतिक्रिया को नहीं देखा जा सकता, सामने वाला कौन है जिससे हम बात कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है, हम नहीं पहचानते उसको, बस उसकी वॉइस है और वो हमें क्या पता सही बता रहा है गलत बता रहा है, हमें कुछ नहीं पता। ये इसकी हानियाँ होती हैं। तो एक तरफ लाभ है एक तरफ हानि है, तो आपसे पूछ सकते हैं तो आप इसी का ही जवाब दे सकते हैं उसी पे।
ओके, अब बात करते हैं कि प्रतिचयन, अशुद्धियाँ और त्रुटियाँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट है आपका, ठीक है ना। और ये फिर आपका ये चैप्टर और ये यूनिट्स हैं, और इस यूनिट में मेरे ख्याल से मैंने आपको 2 से 3 चैप्टर करा दिए हैं यूनिट वाइज अगर देखा जाए तो। यानी इसी में आपने 3 चैप्टर कर लिए हैं जो MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जाएंगे। डीपली आप आपकी बुक है उसमें आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो देखो, ये जो प्रतिचयन यानी जब सैम्पलिंग एरर है, ये कैसे आता है कि जब आप सैम्पलिंग एरर का मतलब पता है ना कि हम किसी एक में यानी कोई एक जैसी सिमिलर चीज़ होती है उसमें से हम उस डेटा को निकालते हैं और उस पर हम स्टडी करते हैं, तो उसमें लेकिन कुछ कुछ गलतियाँ पाई जाती हैं। अब वो गलतियाँ क्या है, तो पहले ये लिखा जो है वो देख लो कि एक सर्वेक्षण यानी जब हम कोई सर्वे करते हैं, प्रतिदर्श सर्वेक्षण होने के कारण जो अशुद्धियाँ होती है वह पड़ते हैं। सीधी सी बात है, सैम्पलिंग के टाइम जब हम कुछ गलतियाँ करते हैं तो उसको सैम्पलिंग एरर ही कहते हैं, सिंपल सी मीनिंग है, इसमें कोई वो नहीं है। तो कह रहा है अप्रत्ययन यानी नॉन सैम्पलिंग एरर, यानी ये वो होती है जिन जो हम उसको एकत्रित करने में यानी उसको कलेक्ट करने में, उसको रखने में या उसको विश्लेषण करने में यानी इसको एनालाइज करने में जानबूझकर या ऐसी ही हो जाती है, तो जानबूझ के आपने गलती की है या ऐसी अपने आप हो गई तो उसमें आ जाता है। यानी सैम्पलिंग में ये आता है कि जब हम सैंपल लेते समय हमसे गलती होती है। नॉन सैम्पलिंग में एक तरह से या तो जानबूझ के भी हो सकती है या हमने जो डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है ना, वो क्या पता हमने वो डेटा गलत कलेक्ट किया। जब आप डेटा ही गलत कलेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली उस पर जो स्टडी होगी या उस पर आप एनालाइज करोगे तो गलत ही होगा, क्योंकि वो डेटा तो किसी और से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए उस समय तो जब हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं उस समय जो गलतियाँ पाई जाती है वो नॉन सैम्पलिंग एरर में आता है, ठीक है ना। यानी कलेक्शन ऑफ डेटा के टाइम जब आपको कोई एरर होता है तो इसमें आ जाता है, ठीक है। ओके, तो इसमें आपका फिलहाल तो यही, आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। जैसे इसमें आप पढ़ते हैं यानी टाइप्स ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर, और आपसे ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा कि इनमें से कौन से जो है नॉन टाइप्स कह सकते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर में काउंट होते हैं। तो गलत उत्तर लिखना यानी आपने सामने वाला जो बता रहा है आप उसका गलत लिख रहे हो, तो ये 13 के स्थान पे 31 लिखना, ये आपकी गलती है, ठीक है। और सूचना प्राप्त करते समय ठीक सूचना ना दी गई हो, सामने वाले ने आपको बताया और आपने ऐसे लिख लिया और आपने कोई उस पर ना ही प्रतिक्रिया ही दी या आपने उसे सही से पूछा नहीं तो उसने जैसा जवाब दिया आपने लिख लिया, ठीक है ना। एंड प्रश्नों को ठीक प्रकार से स्पष्ट ना किया गया हो, अगर आपने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है जिसका जवाब सामने वाले को पता नहीं, उसने ऐसे ही दे दिया, तो फिर उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। सेंसस ऑफ इंडिया यानी कि वर्ष 1881 में शुरू, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ही जनसंख्या, ये मैंने पीछे ही आपको बता दिया था, ठीक है ना। तो इनमें क्या क्या शामिल होते हैं, इनमें आयु, आय, लिंग, शिक्षा स्तर आदि के विषय में जानकारी ली जाती है। तो आपको पता चल गया कि सेंसस में हम किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, सैम्पलिंग लेने के लिए हमारे पास है राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संस्थान या संगठन, ठीक है, जिनका काम होता है सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण करना। तो आपसे पूछ सकता है कि सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण करने का क्या, इंग्लिश वाले आप इसको NSSO अपनी बुक में देख सकते हैं और बहुत ही ईजी लिखा हुआ है, तो आप इसमें कर सकते हैं। तो दोस्त, ये था आप सबके लिए ये वीडियो और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और इतना टाइम मैंने इस पर दिया है तो आपका भी एक काम बनता है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें समझ में आए और वो भी आपसे, उनकी भी हेल्प हो जाए और मेरी भी हेल्प हो जाएगी कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप जो है मेरी वीडियोस को प्रॉपर देख रहे हो और फॉलो कर रहे हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।